सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो? सब ठीक ठाक? पढ़ाई वगैरह चल रही है? एग्ज़ाम की फुल तैयारी? कितना दिन बाकी है? थैंक यू इकरा। गुड आफ्टरनून। 21 डेज। ओके, 21 डेज बाकी है। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़े थे, याद है कुछ? बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े क्या? बोर्स के पोस्टुलेट पढ़े? फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट हुआ? जल्दी से बता दो, कल क्या पढ़े थे? बोर्स पोस्टुलेट पढ़े क्या? हाय हाय एवरीवन, हेलो। गुड आफ्टरनून। थॉमसन एटॉमिक मॉडल? नहीं, सिर्फ फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ था। अच्छा, तो फिर बाकी सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट बाकी है। ओके, तो मैं थोड़ा सी, अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ठीक है ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोर्स पोस्टुलेट। ऑलरेडी कल एक पोस्टुलेट पढ़े थे, चलो बाकी के आज पोस्टुलेट पढ़ते हैं और उसके आगे का पे पढ़ लेंगे। एनिमेशन बनाता नहीं हूँ मैं, वो यहाँ वहाँ से लेके डालता हूँ, मतलब मेरा नहीं रहता, वो दूसरे का रहता है। एनिमेशन बनाने बहुत टाइम लगता है। वो वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है। अरे यार, वो वीडियो ना, मेरे को एक वीडियो बनाने ना 6 से 8 घंटे की मेहनत लगती है। वो आधे घंटे का वीडियो तुम लोग के लिए बनाने के लिए 8 घंटा, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। और अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, थोड़ा सी फ्री होंगे फिर डालेंगे। वो सिर्फ पीपीटी बनाने को, रिकॉर्ड करने, एडिट करने, वो बहुत मेहनत का काम है बेटा। यही से अभी नहीं डाल पा रहे क्योंकि बिजी हो गए हैं। लाइव में उतना मज़ा नहीं आता है। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हो रहे हैं ना लाइव, यहाँ पे आ जाया करो। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बोल देता हूँ, माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड, और मैं पिछले 7 ईयर से क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ये ग्रुप में हम डेली 4 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं, और हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद हम बोर्स रेडियाई देखेंगे, बोर्स रेडियस, और उसके बाद एनर्जी वाला एक डेरिवेशन है वो करेंगे। तो ऑलरेडी हम बोर्स पोस्टुलेट स्टार्ट कर चुके हैं। The electrons revolve around the nucleus in a circular orbit. तो बोर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? बोर्स पोस्टुलेट्स, और ये फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं हम। स्टेट बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट आया तो आपको यही लिखना रहेगा, और मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना रहेगा। तो दिस इज द सेम अजम्पशन एंड इन रदरफोर्ड भी बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, तो बोर्स भी वही बोल रहे हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो बोर क्या बोलता है कि जो
इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, उसको FCP लिखते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ वाली फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स पुल कर रही है? तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से इसको जो सेंटर की तरफ वाली फोर्स मिल रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो Q1 को E लिखोगे, प्रोटॉन पे जो चार्ज है Q2 वो भी E लिखोगे, तो E इंटू E स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R²। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच में फोर्स है ये। अगर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन रहेगा तो ये फोर्स हो जाएगी डबल। तीन इलेक्ट्रॉन तीन प्रोटॉन रहेगा तो ये फोर्स हो जाएगी ट्रिपल। तो अब हमको नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा Z। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब Z की वैल्यू 1 हो सकती है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? सर्कुलर मोशन करना है। और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए उसको? एक ऐसी फोर्स चाहिए जो उसको सेंटर की तरफ पुल करे। तो उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स पुल कर रही है वो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ वाली। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वल लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं mv² अपॉन r। अब ये m मतलब मास, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। ये v लिखे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आर एन रेडियस ऑफ द सर्कल, एन लगा दिए मतलब nth ऑर्बिट के लिए है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 हो जाएगा। हमको नहीं पता है कौन सा ऑर्बिट है, यही से n लगा दिए। n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे z 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R n²। ये इक्वेशन 1 समझ में आ रही है? ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। ये बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट का मैथमेटिकल फॉर्म है। आपको हो सकता है क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन मिले, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें पूछेगा स्टेट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और ये इससे पहले जो देखे थे हम, ये वर्ड्स वाली स्टेटमेंट है। ये जो बोल्ड में लिखा है ना, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर, ये फर्स्ट ऑर्बिट। समझ में आ गया फर्स्ट वाला? आगे बढ़ने का समझा, चलो। तो ये इक्वेशन कैसे है ये भी समझ में आ गया। अब सेकंड पोस्टुलेट, सुबह सुबह 7:30 बजे होता है भैया, वो सुबह 7:30 बजे। अब बोर क्या बोलता है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक अ सर्टन फिक्स्ड वैल्यू। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये कोई भी ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व हो रहा है। इट इज नॉट रिवॉल्विंग इन एनी रैंडम ऑर्बिट। ये कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व हो रहा है या स्टेबल स्टेट्स में ही रिवॉल्व हो रहा है।
और वो स्टेबल स्टेट कौन से ऑर्बिट की रहेगी? ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू आर, मतलब mvr, जब h/2 रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल, तो मैं nh/2 लिखूंगा। जब भी एंगुलर मोमेंटम nh/2 रहेगा तो वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होंगे। बोर अपने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है जो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2 है। दिस इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा n की जगह तो h/2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करूंगा 2h/2, फिर 3h/2, फिर 4h/2, फिर 5h/2। तो अगर एंगुलर मोमेंटम h/2 रहा तो रिवॉल्व होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम 2h/2 रहा तो रिवॉल्व होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम 3h/2 रहा तो रिवॉल्व होगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम 3.5h/2 रहा तो रिवॉल्व होगा क्या? तुम लोग बताओ। नहीं होगा। सिर्फ ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होने वाले h/2, 2h/2, 3h/2, 4h/2, 5h एंड सो ऑन। n की वैल्यू रखते जाओ। तो जब भी एंगुलर मोमेंटम जो भी ऑर्बिट का इसमें से रहेगा तो वो स्टेबल ऑर्बिट है। अब इसका रीजन ना, हाँ, ये क्यों नहीं होगा ना, ये बोर्ड से पूछे थे। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? बोर्स पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं ना। तो बोर्स बोला ऐसा कि ये फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू मतलब ये रहेगा तो ही होगा। तो ये इसका रीजन ना बोर नहीं बता पाया था। इसका रीजन भी हम यही चैप्टर में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन अभी नहीं पढ़ेंगे हम चैप्टर में, 1-2 दिन बाद पढ़ लेंगे। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए वो टॉपिक। तो जब मैं रीजन बता दूंगा कि क्यों L इज इक्वल टू NH/2 है। डी ब्रोगली बोलता है। वेरी गुड। ये देखो दर्शन को सब पता है। तो दर्शन आगे का पढ़ा है चैप्टर, उसको पता है कि ये कैसे आया। इसका रीजन बोर नहीं बताया हमको, हमको डी ब्रोगली बताया। तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रख लो। तो such orbits are called stable orbits or stable states of electron. An electron in these orbits do not emit radiation as is demanded by the classical physics. Thus, different orbits have different and definite values of angular momentum and therefore different values of energy. तो जब ये स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, ओके, तो जब ये स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। और स्टेबल ऑर्बिट कौन सा है? h/2, 2h/2, 3h/2, 4h/2 एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज nh/2। ये इक्वेशन समझ में आ रही है? ये टाइम नहीं जा रहा है सर, दूसरा टाइम करो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है ध्यानेश्वर को? जरा भी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है सर जी। 4 से 5 वाला टाइम ही मनूस रहता है। क्या सोने का टाइम रहता है, घूमने का टाइम रहता है, कि किसका टाइम रहता है ये? नींद आती है, सो जाओ सो जाओ, टेंशन नहीं है। सुबह का भी रहता है ना, सुबह 7:30 वाला भी रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, जब देखना है जब देखो। 1 महीने बाद एग्जाम है, अभी पढ़ लोगे तो 1 महीने बाद लिख लो एग्जाम, नहीं तो उसके 15 दिन बाद फिर एग्जाम है। कल ही बताया था मैं, हर महीने एग्जाम है तुम्हारा। मई में है, जून में है, जुलाई में है। देखो अपनी मर्जी से जब देखना है जब।
सिर्फ डिमांडेड क्लासिकल फिजिक्स क्या है? अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है? पुरानी वाली फिजिक्स। क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल मूवीज ऐसा सुने हो ना? क्लासिकल डांस मतलब एक पुराना फिजिक्स है, बहुत पुराना। तो पुराने फिजिक्स के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी एमिट करेगा। पुराना फिजिक्स क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, बट ये नया फिजिक्स बोर क्या बोला, नहीं, कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जो फिक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं एमिट करता, रेडिएशन नहीं एमिट करता। समझा? मैक्सवेल ने बताया था कि तुम्हारा एग्जाम आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, हाई स्कोर करो, ताकि आगे तुम्हारा परसेंटेज अच्छा आए। मैक्सवेल ने क्या बताया था भैया? वो एक साइंटिस्ट 10 थ्योरी निकालते हैं, एक साइंटिस्ट 10 थ्योरी निकालते हैं। अब कब, टाइम, दिन बताओ। आज की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो? मैक्सवेल तो बहुत कुछ बताया था। हाँ, पढ़ाई लिखाई करो और जो फिजिक्स में रह गई है चीज वो जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो। साइंटिस्ट बनो, क्या से तुम्हारे नाम की भी थ्योरी आ जाए। कौन पूछा था मैक्सवेल क्या बताया था? आशीष यादव। वो बोला पढ़ाई करो, अच्छे से फिजिक्स पढ़ो और आगे तुम्हारे नाम की भी थ्योरी आना चाहिए। फिर बच्चे तुमको गाली दे, ये आशीष क्या बता के चले गया। फिर वो ऐसे ही लाइव लेक्चर में पूछेंगे, सर आशीष क्या बताया था। तो ऐसा कुछ करो। चलो आगे। तुम लोग ना लेक्चर में टाइम पास बहुत करवाते हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता। चलो ठीक है, ठीक है। एक काम है, तुम लोग को एक ही काम करना है, पढ़ना है। बाकी कौन क्या बोला वो सब बात की बात है। एक ही काम है, तुम लोग को सिर्फ पढ़ाई करना है। समझ में आई? कौन क्या बोला भैया उसकी चिंता मत करो। अभी एक और चीज आ गई है, आईपीएल। हाँ, टाइम बहुत कम है। चलो, थर्ड पॉस्टुलेट, बोर का थर्ड पॉस्टुलेट पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। इन doing so it emits a photon of energy equal to the difference in its energies in the two orbit। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जम कर रहा है। एम की एनर्जी ज्यादा है, एन वाले ऑर्बिट की एनर्जी कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, एम वाले ऑर्बिट से कूद गया नीचे। मतलब अगर यहाँ पे इसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो नीचे वाले ऑर्बिट में आया, यहाँ पे एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एम वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था उसकी एनर्जी थी 10। अब उसको एन वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3। तो अब कितनी एनर्जी बच गई? तो वो एनर्जी जमा करके नहीं रखेगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा। कितनी रिलीज करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 कैसे आया? ये दोनों का डिफरेंस। और वो क्या एमिट करने वाला है? फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा वो रहेगा एच न्यू। एनर्जी का डिफरेंस एम ऑर्बिट में, एनर्जी का डिफरेंस एन ऑर्बिट में होगा फोटोन के फॉर्म में एमिशन। फोटोन की एनर्जी मतलब एच न्यू। ये है तुम्हारी इक्वेशन। समझ गया क्या? सबसे इजी। अरे भैया, मेरी पेन एकदम सही काम कर रही है। आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, जल्दी से लेक्चर से बाहर जाके आ जाओ अंदर। बाकी के ऐप्स बंद करो, सिर्फ नून पे ही रहो। सर आप बहुत कट हो रहे हो। मैं कट हो रहा हूँ? नेटवर्क इश्यू। सबको सही दिख रहा है क्या? स्क्रीन में जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? अरे
तो देखो बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स को सबको सही दिख रहा है। सही है सर। नेक्स्ट। सर क्लियर है। एनर्जी कैन रेडिएट व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। शिवम एकदम सही बोल रहे हैं। बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ा के आगे बढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में था, ये ऑर्बिट एम में था, उसको रिवॉल्व करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रही थी, फिर वो जंप कर लिया लो एनर्जी वाले में, एन वाले ऑर्बिट में। अब इसको एन वाले में रिवॉल्व करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। तो वो जो फोटोन की एनर्जी रहेगी वो ये दो ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल रहेगी। ये फोटोन की एनर्जी क्या होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट में आया, तो एक फोटोन एमिट किया, वो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वो फोटोन की एनर्जी होगी ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। समझ गया। आगे बढ़े, चलो जल्दी से। यस सर। ओके, रेडियाई ऑफ बोर ऑर्बिट। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट, क्या शो करना है, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली proportional to the square of the principal quantum number। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि ये शो करना है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब रेडियस की हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, तो रेडियस। तो यूजिंग द फर्स्ट टू पोस्टुलेट वी कैन स्टडी द इंटायर डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड, ले अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेट ME be the mass of electron, its velocity in the nth stable orbit is Vn, and the radius of its orbit be Rn. So the angular momentum is then ME Vn Rn is according to the second postulate। समझ में आया। NH/2 ये सेकंड postulate है बोर का। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट postulate क्या था, फिर से एक बार, क्या नहीं समझा दिव्या को, थर्ड वाला समझाओ सर। क्या थर्ड वाला, थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट क्या, थर्ड पोस्टुलेट क्या बोला है। है, वही मैं भी बोला कि है क्वेश्चन बैंक में। थर्ड वाला पोस्टुलेट क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के फॉर्म में, और वो फोटोन की एनर्जी जो दो ऑर्बिट के बीच में जंप किया है वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा था, उसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर वो उससे जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आ गया, अब नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या करेगा, जब जंप करेगा तो एक फोटोन एमिट करेगा, वो फोटोन की एनर्जी 10 और 3 के डिफरेंस के इक्वल रहेगी। समझा ये, समझ गया क्या। नो सर। क्या नहीं समझ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो उसकी एक एनर्जी होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। अब इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे आ गया,
यहाँ पे उसको रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 10। यहाँ पे उसको रिवॉल्व करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 3। तो वो जब हायर से लोअर जंप किया तो वो एनर्जी रिलीज किया। तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा, और वो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। हाँ, तो वो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, और ये दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल रहेगी। ये हायर एनर्जी ई एम है, लोअर एनर्जी ई एन है, तो ई एम माइनस ई एन के इक्वल रहेगा ये डेल्टा ई, समझा। अनदर ऑर्बिट कौन सा है, हाई एनर्जी है या लो एनर्जी। अगर उसको 3 से 10 पे जाने का है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, बट उसको 10 से 3 पे आने का है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट पे आएगा तभी रिलीज करेगा। नीचे से ऊपर आ रहे कि ऊपर से नीचे जा रहे वो देखना है। समझ में आया क्या? जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, आधा घंटा हो गया, अपना रेडियस वाला नहीं हुआ। याद हो गया, ठीक है चलो। तो अब अपन ना सेकंड पोस्टुलेट बोर का था वो यूज करते हैं। हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियाई ऑफ बोर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट। तो मेरे पास क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी एन आर एन, ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये सेकंड पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट को हम यहाँ पे एन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइटिंग अच्छी कर दो सर, थोड़ा सी तुम भी एडजस्ट कर लो। अब्दुल्ला सर क्या क्या करे, कितना करे। वी एन इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे वी एन की जगह यहाँ पे आ जाएगा, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन, है ना। इक्वल साइन के वहां से एम ई और आर एन को यहाँ पे ले आए तो 2 पाई के साथ हो गया। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ये आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 याद रखना है। अब उसके बाद फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बोर का, फर्स्ट पोस्टुलेट था एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, आर एन स्क्वायर लिखेंगे। गेटिंग इट। जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कैंसल हो रहा है वो, अच्छा, ये वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं मैं इसको। इसमें वी एन स्क्वायर दिख रहा है, तो वी एन स्क्वायर की जगह इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। वी एन स्क्वायर की जगह मैं ये वाला टर्म पुट करने वाला हूँ। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एम ई अपॉन आर ई साइड में लिख लिया। मैं लिख रहा हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये आर एन स्क्वायर और ये आर एन स्क्वायर कैंसल हो गया।
ये एक एम ई और ये एक एम ई कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये पाए और ये पाए कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या बचा, अब मेरे पास बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन पाए एम ई इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को किसका फॉर्मूला निकालना है, मेरे को आर एन का फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर एन है डिनोमिनेटर में, इसको इक्वल साइन के यहाँ पे लेके जाऊंगा और ये वाला टर्म मैं इक्वल साइन के यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया और नीचे जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ये आर एन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आर एन का फॉर्मूला मैं अब कैसे लिखूंगा, आर एन कैन बी रिटन एज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम सफिक्स ई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एन स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम ई, ये ब्रैकेट में लिख ले, इनटू एन स्क्वायर। जो ब्रैकेट में टर्म है वो सब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट और इक्वल हटा देंगे तो हम बोलेंगे आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये आर एन की इक्वेशन आ गई। अब आर एन के इक्वेशन के बाद ना एक और क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास ना अभी वेलोसिटी की इक्वेशन है। वेलोसिटी की इक्वेशन कौन सी, इससे पहले जो हम सेकंड पोस्टुलेट से वेलोसिटी के इक्वेशन निकाले थे वो, तो सेकंड पोस्टुलेट्स में ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन में आर एन की जगह आर एन की इक्वेशन रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगता हूँ, वी एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। और आर एन क्या है, तो आर एन की वैल्यू अपने पास ये है, तो अब आर एन की वैल्यू रख दो और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 2 पाई एम ई। आर एन की जगह ये पूरी इक्वेशन में रखने वाला हूँ, ये कहाँ पे जाएगी, आर एन की जगह पे जाएगी। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम ई। तो ये एम ई ये एम ई कैंसल, ये पाई कैंसल, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो वी एन कैन बी रिटन एज जेड ई स्क्वायर एन एच अपॉन, क्या बचा है, 2 बचा है, 2 बचेगा और क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एन और ये एन कैंसल, ये एच और ये एच कैंसल, तो क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। तो मैं वी एन को लिख सकता हूँ जेड ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n। ये 1/n हो गया, ये 1/n को मैं साइड में रख लिया, साइड में रख लिया, ब्रैकेट सब सब कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आर एन की जो इक्वेशन आई थी ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। आर एन की इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, और आर की इक्वेशन जो हमको मिल गई है, तो ये आर की वैल्यू में
मैं क्या करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख के मैं एन स्क्वायर को साइड में लिख रहा था। ये इक्वेशन ये वाली है, ये इक्वेशन फिर से वहां पे लिख दिए हैं नई स्लाइड में। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ये ब्रैकेट वाला टर्म होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सबकी कोई वैल्यू है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 है, और अगर हाइड्रोजन एटम है, H एटम है, तो Z की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रख दो, z की वैल्यू 1 रख दो, और बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर। ये है आपका बोर ऑर्बिट। ये क्या है, बोर्स ऑर्बिट। अब अगर अब देखो, ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, ब्रैकेट की वैल्यू मतलब सब 1 रखे, 1 रखे तो R1 की इक्वेशन आई क्या हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई। जेड की वैल्यू हम 1 रख चुके हैं, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। सब कांस्टेंट है, ई स्क्वायर मतलब 0.53 नैनोमीटर। ये है आपका एन नॉट। अब अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सेकंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तो वही रहेगा ना, ब्रैकेट नहीं चेंज होने वाला है, और ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है हम उनको उसकी वैल्यू पता है। तो ए नॉट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर अगर 2 बोल रहा हो तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 बोल रहा हो तो ए नॉट 3 स्क्वायर, अगर 4 बोल रहा हो तो ए नॉट 4 स्क्वायर। ऐसा होगा क्या, R2 R1 मतलब ये ब्रैकेट, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मतलब 1 स्क्वायर आ गया। R2 बोल रहा हूं तो R2 मतलब 2 स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। R3 बोल रहा हूं तो ए नॉट 3 स्क्वायर, R4 बोल रहा हूं तो ए नॉट 4 स्क्वायर, और अगर Rn बोल रहा हूं, और अगर Rn बोल रहा हूं तो ए नॉट एन स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 21st बोर ऑर्बिट, 21st बोर ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो मतलब n की वैल्यू दे दिया है वो 21, तो आप लिखोगे R21 ए नॉट 21 स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू है 0.053 नैनोमीटर इंटू 21 स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, 21 बोला कि 41 बोल दिया कि 39 बोल रहा है, जो भी वैल्यू बोल रहा है, ए नॉट एन स्क्वायर। हाँ, समझ में आ गया, चलने का, आगे बढ़ने का, कुछ डाउट, कुछ पूछना है। तो एक बार ना क्वेश्चन बैंक देख लेना कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसा पूछता है। ए नॉट क्या है, ए नॉट है बोर ऑर्बिट, ए नॉट है बोर ऑर्बिट, ए नॉट है बोर ऑर्बिट, ए नॉट है बोर ऑर्बिट। ए नॉट की वैल्यू है 0.53 नैनोमीटर, ए नॉट की वैल्यू है 0.53 नैनोमीटर। ए नॉट है बोर ऑर्बिट, यहाँ पे लिखा हूँ ए नॉट है बोर ऑर्बिट। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो लेक्चर में, स्लाइड आगे बढ़ी है, ऐसे स्लाइड ब्लैंक हुई, तुम्हारा दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है, हुआ ब्लैंक, फिर ऐसे स्लाइड पीछे आना पड़ता है, फिर मेरे को याद दिलाना पड़ता है ए नॉट लिखा तो था, ए नॉट के आगे लिखा भी था बोर ऑर्बिट, बताया भी था।
फिर ए नॉट की वैल्यू है 0.0, ये वैल्यू कैसे आई, तो ये सब वैल्यूज पुट किए और आ गया। समझा? चलो बहुत स्पीड जाना है, साथ दोगे तो पोर्शन हो पाएगा, नहीं तो लटक जाएंगे अपन। हाँ, अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट। कितने चैप्टर हो गए अब तक, कितने हो गए पता नहीं, बट 4-5 बचे हैं, 5 चैप्टर बाकी है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सी ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन है और ये इक्वेशन में ना ये ई नॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा। ये देख लेंगे अपन कैसे आता है। मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कितने चैप्टर्स हुए, कितने रह गए हैं, वो सब बात की बात है, वो बाद में देख लेना। अभी जो बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस कह रहा हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है मतलब वो मोशन में है, और अगर वो मोशन में है तो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ वी एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर की इक्वेशन हम निकाले थे, जो भी वी स्क्वायर की इक्वेशन है वो यहाँ पे पुट करके हमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो वी एन स्क्वायर की इक्वेशन, बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट था एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। यही था क्या बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। ये आर एन और ये आर एन कैंसल हो गया, तो एम ई वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन हो गया। ये एम वी एन स्क्वायर है, ये एम वी एन स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ और 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 हो जाएगा। 8 डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जेड अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये समझ में आया क्या? समझा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जब दो पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ ले लो भैया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जो आप डेरिवेशन किए रहोगे 11th में, नहीं किए तो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, आप क्या पढ़े रहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ये पढ़े रहोगे, वही फॉर्मूला है ये। तो टोटल एनर्जी जो रहेगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कूलम फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या मिली, अपन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व किए थे, काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई थी ये। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन।
तो ये क्या हो जाएगा, ZE² अपॉन 8πε0 RN माइनस ZE² अपॉन 4πε0 RN। तो उसके बाद अब कैसे लिखेंगे हम, ये एनर्जी है। क्या कॉमन है दोनों में, तो ये 1/8 और ये 1/4 छोड़ दो, बाकी सब निकाल लो बाहर। तो Z दोनों जगह है, कॉमन निकाल लिए, E² दोनों जगह है, निकाल लिए। डिनोमिनेटर में जो पाई एप्सिलॉन नॉट है, RN है, वो भी कॉमन निकाल लिए। मेरे पास बचा 1/8 माइनस 1/4। जब आप ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आपको -1/8 मिलेगा। अब वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना तुम लोग। πε0 RN² तो अब ये 1 - 1/8 को मैं अंदर ले आता हूँ, तो EN इज इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन 8πε0 RN। मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को क्या मिल गया, -ZE²। ये माइनस यहाँ पे आ गया 8, ये 8 को पाई के साथ, πε0 RN। ये हो गया टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में आर एन की वैल्यू आ रही है, आर एन का टर्म आ रहा है, और हमको आर एन की इक्वेशन पता है। तो आर एन की जगह मैं आर एन की इक्वेशन लिख दूंगा, तो मेरे पास जो ई एन का फॉर्मूला आया है, पहले वो लिख लेते हैं। -ZE² अपॉन 8πε0 RN। Since we know that RN is equal to रेडियस क्या मिला, N² H² ε0 अपॉन पाई ME ZE²। तो ये RN को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो EN इज इक्वल टू -ZE² अपॉन 8πε0। आर एन की जगह मैं लिखूंगा N² H² ε0 अपॉन पाई MEZE²। कुछ कैंसल होगा क्या, तो हाँ कैंसल होगा, पाई पाई कैंसल हो जाएगा, और कुछ नहीं कैंसल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर जो भी है उसको ऊपर लेके चले जाओ। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो EN इज इक्वल टू माइनस Z पहले से था, नीचे वाला एक और Z आ गया, Z² हो गया। E² पहले से था, E² एक और चले गया, तो E⁴ हो गया। ME आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, 8 ऐसे ही लिखे, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, ε0² N² H²। ये समझा क्या सबको। अब मैं ये इक्वेशन को थोड़ा सी कांस्टेंट को एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, Z और N को बाहर लिख लेंगे। Z और N क्या है, ये आपका Z है, Z², और ये N² को मैं साइड में लिखता हूँ और बाकी सबको एक साथ लिखता हूँ। तो EN इज इक्वल टू माइनस E⁴ ME डिवाइडेड बाय 8πε0² H²। ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, ये ब्रैकेट में जितने भी दिख रहे हैं आपको सब कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कितनी है, अगर ये सब कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, वो याद रखना है। क्या है वो, ME E⁴ अपॉन 8πε0² H² इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो मैं अब क्या बोलूँगा, EN इज इक्वल टू माइनस जैसा है वैसे ही, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टू Z² अपॉन N²। समझा ये।
आगे बढ़ू? यस, वेरी गुड। एनर्जी वाला करवाना था, आज करवा के फिर ही छोड़ेंगे तुमको। चलो अब मैं बोल रहा हूँ एससी फर्स्ट का। एससी ये वाला बोल रहे हो, फर्स्ट स्लाइड ये वाला बोल रहे हो। आगे बढ़ू, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद वाले का, ये सेकंड स्लाइड का भी ले लो। ले लिए। इसके बाद वाले का भी ले लो, थर्ड स्लाइड का भी ले लिए। चलो चलो चलो, एक मिनट। चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई क्या अपने पास? ई एन इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा ये? अरे भैया यही इक्वेशन तो लाए अपन। यस सर, हाँ। द फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 1 विच हैज मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी होगी मिनिमम। मिनिमम मतलब कितनी? तो E1 इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, और अगर हम बोल रहे हैं orbits with higher values of n and therefore higher values of energy are called excited state। समझ में आ रहा है? ये -13.6 सबसे कम वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू को हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है। फिर उसके बाद पहले माले पे फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, तो फर्स्ट फ्लोर तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड फ्लोर तुम्हारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं n की वैल्यू 1 बोल रहा हूं तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब अगर मैं बोलता हूं n की वैल्यू 2 तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फिर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू 3 तो ये सेकंड एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए, वो एक्साइटेड होके उछलने कूदने लगा और ऊपर चले गया। ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड फ्लोर मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड फ्लोर पे n की वैल्यू 1, फर्स्ट फ्लोर पे n की वैल्यू 2, सेकंड फ्लोर पे n की वैल्यू 3। हाँ, n की आगे की वैल्यू को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फुल टू केमिस्ट्री है भैया, ये केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, आप केमिस्ट्री ये 11th का चैप्टर है। समझा ये? ग्राउंड स्टेट किसको बोलना है? जब n की वैल्यू 1 रहेगी, उसके बाद जितने भी n है सब एक्साइटेड वाले हैं। हाँ, ये शिवम को बहुत सब हाथने लगा। हायर वैल्यू ऑफ एन, वेरी गुड। हायर वैल्यू ऑफ एन को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट, वेरी गुड। जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। तो अब अगर मैं ये इक्वेशन में जेड की वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ई एन की इक्वेशन। देखो ये चीज समझ लो, En is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² अपॉन n²। अब हम बोल रहे हैं ये तो भैया हाइड्रोजन एटम है, तो हमको हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 पता है, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो En आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। ये इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का है? हाइड्रोजन एटम का है। और हाइड्रोजन एटम में कौन सा ऑर्बिट है? ये
nth ऑर्बिट है सर, समझा। अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 1, मतलब ये ग्राउंड में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, लिखो मत लिखो तुम्हारी मर्जी। फिर मैं बोला सेकंड स्टेट में है, सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड ऑर्बिट, एन की वैल्यू हो गई 2। तो आप लिखोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 स्क्वायर। फिर मैं बोला 3 लिखो, तो -13.6/3 स्क्वायर। फिर मैं बोला 4 लिखो, तो आप लिख दिए -13.6/4 स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? अब मैं बोला 21st ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। 21st ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो आप आंख बंद करोगे और लिख दोगे। नहीं, आंख मत बंद करना, नहीं, आंख खुली रखना। 21 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एनर्जी कैलकुलेट करने पूछा कोई भी ऑर्बिट की, रेडियस कैलकुलेट करने पूछा कोई भी ऑर्बिट का, सब आ जाना चाहिए। आ जाएगा? कर लोगे? रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ब्रेकआउट सेशन। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 29th ऑर्बिट। रेडियस 29th ऑर्बिट, ए नॉट इंटू 29 स्क्वायर। सर ये ए नॉट क्या है, सर ये ए नॉट क्या है, हमको तो समझता नहीं। कोई है कि यहाँ पे जिसको ए नॉट नहीं समझ रहा है? क्या है ए नॉट? कुछ वैल्यू है? देखो, बोर्स ऑर्बिट वैल्यू, 0.053 किलोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर। यस। तो 290.053 नैनोमीटर, 29। ये चलो आ गया। एनर्जी कैलकुलेट करो 29 वाले की। तो आप बोलोगे सर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर लिखेंगे। ये है रेडियस, ये है एनर्जी। समझ में आ रहा है? समझ गया सर। वेरी गुड। जाके एक बार ना ये क्वेश्चन बैंक देख लेना। तो अपना टाइम हो गया है और कल सुपर क्लियर। ओके। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कल कंपटीशन है 1:15 शायद। आ जाना ब्रेकआउट, 15 क्वेश्चन लाइन से। टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का जो एमसीक्यू है वो सब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। शेड्यूल में देख लो कल का। चलो ठीक है, कैसा लगा लेक्चर फीडबैक देते हुए जाना। अच्छा लगा, पसंद आया तो अच्छा, नहीं लगा तो नहीं। नोट्स मैं भेज देता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। चलो ठीक है, मज़ा आ गया। अरे विवेक को मज़ा आ गया। बहुत अच्छा। ओके, स्पीडी था। अरे पहले आधा घंटा टाइम पास किया, यही से बाद में भगाना पड़ा। सर इजी चैप्टर कौन से है? जो आप अच्छे से पढ़ लिए वो इजी है। नोट्स कहाँ मिलते हैं? ग्रुप पे। ग्रुप पे सब पीडीएफ मिल जाएंगे। फिजिक्स में भी मज़ा आता है। नाइस एक्सप्लेनेशन सर। खा, कंसेप्ट क्लियर हो गई। कौन सा ग्रुप सर? अरे भैया ये जो ग्रुप आप ज्वाइन किए हो जहाँ पे लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो वो। अब फिजिक्स में मज़ा आने लगा। अरे बाप रे, पहले नहीं आता था। अरे नहीं आता था। फिजिक्स के सर के सामने फिजिक्स की बुराई।
सबा को ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ सबा, कौन सबा? सबा आफरीन, हाँ सबा आफरीन को ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे ग्रुप से, ऐसा लग रहा है। हाँ ये तारीफ करते रहो तो ब्लॉक होने से बच जाओगे। लर्न सेक्शन में जाके देखो, लर्न सेक्शन में। हाँ चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा, जाके केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करो और केमिस्ट्री भी अच्छा पढ़ो। और केमिस्ट्री वाले सर को बोलने का सर फिजिक्स बुरा है, और फिजिक्स वाले सर को बोलने का सर केमिस्ट्री तो कुछ समझता ही नहीं, इतना हार्ड है ना। केमिस्ट्री वाले सर को बोलो सर फिजिक्स बोर है, और फिजिक्स वाले सर को बोलो केमिस्ट्री बोर है, और बायो वाली मैडम को बोलो मैथ्स बोर है, और मैथ्स वाले सर को बोलो बायो। जो सब्जेक्ट का टीचर है वो सब्जेक्ट की बुराई मत करो, ज्ञान दे रहे हो ले लो, ऐसा कोई बताएगा नहीं। हाँ दोनों को एड़ा बनाओ, तुम लोग यही करते हो। चलो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।